अब तो राकेश से कोई भी सवाल करने से डर लगता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह मेरे सवालों का जवाब कभी सीधे तरीके से नहीं देगा। अब राकेश की हर बातें तानों से ही शुरू होती हैं, इसीलिए मैं भी अब ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। कम से कम बात करने की कोशिश करती हूँ। राकेश हमेशा अपने मित्रों को खाने पर बुलाता रहता था। उन शामों में वाइन का दौर चलता, हंसी मजाक और पत्नियों पर बनाए गए बेहुदा चुटकुले सुने सुनाए जाते। यूँ तो राकेश को सुमन का अकेले कहीं भी आना जाना, किसी पुरुष से हंसकर बात करना पसंद ना था, लेकिन अपने मित्रों के लिए सुमन को घंटों खाना बनाते देखना उसके अहम को संतुष्ट करता था। सुमन को आए हुए मित्रों की हंसी मजाक को अनसुना करते हुए सिर झुकाकर खाना परोसना और देर रात उनके जाने तक जागते रहना मित्र मंडली में राकेश का सीना अहंकार से चौड़ा कर देता था। कभी तो पत्नी का दुख दर्द समझेगा, उसके साथ को दोस्तों सा पसंद करेगा, सोचकर चुपचाप राकेश का अत्याचार सहती रहती थी सुमन। प्रतिदिन की तरह ही सोते समय आज राकेश जब कुछ मिनटों के लिए एक खुश मिजाज पति में तब्दील हो गया तो सुमन ने पूछ ही लिया, कितने लोगों का खाना बनाना है कल शाम? विनय लौट रहे हैं, कल का डिनर हमारे घर पर ही होगा उनका, राकेश ने बताया। विनय का नाम सुमन के मन को उल्लासित कर गया। राकेश के मित्र संदीप का बड़ा भाई विनय सुमन का कुछ नहीं लगता था, फिर भी कुछ कुछ अपना सा लगता था उसे। विनय के नाम का जिक्र हुआ तो 3 वर्ष पूर्व के दिनों में खो गई सुमन, जब उसका राकेश से विवाह हुआ था। विवाह के बाद तब विनय के लिए सुमन के मन में एक अलग सा स्थान बन गया था। जब सुमन का स्वागत विनय ने यह कहते हुए किया था कि राकेश की मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी, अब तुमसी पढ़ी लिखी सुलझी समझदार पत्नी जो मिल गई है उसे। यूं भी विनय सुदर्शन, सहृदय और सुलझे व्यक्तित्व का स्वामी होने के साथ साथ प्रतिभावान भी था। संदीप जब बीएससी कर रहा था तभी एक दुर्घटना में उसके माता पिता चल बसे थे। उस समय विनय का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट की पोस्ट पर चयन हुआ था। संदीप को माता पिता का स्नेह देते हुए विनय ने पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया और बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट होने पर, कई लड़कियां देखने के बाद संदीप की हाँ होने पर उसका विवाह करवाया था। राकेश पर भी विनय के कई उपकार थे। विनय ने उसकी लिखने पढ़ने में बहुत मदद की थी। इतना ही नहीं, सुमन के विवाह से कुछ वर्ष पूर्व जब राकेश की विधवा माँ कैंसर से पीड़ित हो अस्पताल में अंतिम दिन गिन रही थी, तब विनय प्रतिदिन उनके पास जाकर बैठता, बातें कर उनका दिल बहलाता और कभी कभी रात में भी वहाँ ठहर जाता था। राकेश की माँ का देहांत हुआ तो राकेश की बहन का अपने एक मित्र से रिश्ता तय करवा कर राकेश का बोझ भी हल्का कर दिया था विनय ने। यह बात अलग है कि दूसरों की जोड़ियां बनाने वाले विनय ने अपने लिए अविवाहित रहने का रास्ता क्यों चुना था। राकेश का विवाह हुआ ही था कि उसका मित्र संदीप अपनी पत्नी को लेकर विदेश चला गया, लेकिन राकेश के पास विनय का आना जाना पहले की ही तरह चलता रहा। विनय जब भी आता था तो सुमन का मन होता कि वह भी उन दोनों के साथ ही बैठी रहे। विनय की बातें सुनते हुए बहुत कुछ सीखने को मिल जाता था। बातों ही बातों में विनय उनकी समस्याएं जान जाता और सुलझाने का पूरा प्रयास करता। सुमन उन दिनों राकेश की देर रात तक घर लौटने से बहुत परेशान हो जाती थी। छुट्टी के दिन भी यार दोस्त डेरा जमाए रहते थे उसके घर पर। सुमन राकेश के साथ समय बिताने को तरस जाती थी। विनय ने न जाने कैसे सुमन के मन को पढ़ लिया था। राकेश को समझाते हुए कहता कि रात को वह घर देर से आना छोड़ दें। सुमन के कानों में कई बार विनय को राकेश से यह कहते सुना था कि सारा दिन वह तुम्हारे इंतज़ार में काट देती है और संडे को भी तुम उसे किचन में लगा देते हो। पति पत्नी का यही समय अपना होता है, बाद में बच्चे, घर गृहस्थी, ढेरों जिम्मेदारियाँ।
जी लो राकेश, इन सालों को सुमन के साथ। लेकिन विनय के इतना समझाने पर भी राकेश की आदतें नहीं बदल रही थी। अपने संस्थान में एक प्रोजेक्ट में दिन रात परिश्रम करते हुए विनय को बहुत सराहना मिली और फिर निर्देशक के पद पर प्रमोशन के साथ ही 2 वर्ष के लिए जापान जाने का ऑफर मिल गया था। आज उसके लौटने का समाचार सुन सुमन उत्साह से भर उठी थी। विनय की फ्लाइट का समय दोपहर 2 बजे का था। उसका घर राकेश के घर से कुछ ही दूरी पर था। सुमन ने अपने घर रखी डुप्लीकेट चाबी लेकर उसके घर की साफ सफाई करवा दी, कुछ सामान लाकर रख दिया और एक मेड से विनय के घर का काम करने के लिए बात कर उसका मोबाइल नंबर राकेश से कहकर विनय को व्हाट्सएप करवा दिया। अगले दिन दोपहर विनय जब अपने घर पहुंचा तो सब कुछ व्यवस्थित देख मन ही मन सुमन को सराहे बिना नहीं रह सका। शाम वह राकेश व सुमन से मिलने उनके घर जा पहुंचा। इन 2 वर्षों में उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर साथ बैठने के बाद सुमन चाय बनाकर ले आई। चाय टेबल पर देख राकेश सुमन पर चिल्ला उठा, अनपढ़ गवार कहीं की, तुम्हें कभी अक्ल नहीं आएगी। विनय इतने दिन जापान में रहकर आए हैं, कॉफ़ी जूस या सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती, ना कि इनके लिए सब कुछ मैं ही बताऊंगा। मुझे याद है पहले भी यह जब आते थे मुझसे पुदीने और अदरक की चाय बनाने को कहते थे, इसलिए आज भी। सुमन ने मंद स्वर में उत्तर दिया। सुमन तुम्हें याद है अब तक? मुस्कुराते हुए विनय बोला। राकेश, जापान में रहते हुए शायद ही कोई ऐसा दिन था जब मुझे पुदीने अदरक की चाय याद नहीं आई हो। कम से कम 1 वीक तक लगातार रोज आऊँगा चाय पीने, तभी मेरी तलब शांत होगी। थैंक यू सुमन। राकेश खिसियानी हंसी हंस दिया। सुमन के मन की सूखी रेत आज बहुत दिनों बाद अचानक स्नेह के कतरे से नम हो गई। रात को सोने से पहले उस नम रेत पर हृदय स्पंदन बार बार एक नाम उकेर रहा था, विनय। राकेश के पीने पिलाने और दोस्तों संग वक्त बिताने की आदत से विनय वाकिफ था, लेकिन उसका व्यवहार पत्नी के प्रति इतना शुष्क व कर्कश हो गया, उसे उसने कभी नहीं सोचा था। अपने घर पहुंचकर आज का दृश्य उसकी आंखों के सामने कौंधता रहा। कैसा व्यवहार करता है राकेश सुमन के साथ, मैंने तो इसे सदा हंसते हुए देखा था। राकेश के साथ विवाह कर कर शायद भूल कर दी सुमन ने। सोचते हुए विनय को नींद आ गई। विनय के मन में उस दिन से सुमन के प्रति सहानुभूति व स्नेह जाग उठा। सुमन जब नई ब्याहता थी तब से वह देखता आ रहा था सुमन राकेश के प्रति कितनी समर्पित थी। इन दिनों 2-3 बार राकेश के घर जाने के बाद विनय से सुमन की घुटन छिप नहीं सकी। वह सोच रहा था यदि सुमन चाहेगी तो वह उसे कहीं जॉब दिलवा देगा। जल्द ही विनय को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिल गया। उसके इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंटेशन का काम देखने के लिए जो पोस्ट निकली वह सुमन के सीवी से बिल्कुल मैच करती थी। विनय ने इस विषय में राकेश व सुमन से बात की और सुमन ने अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू हुआ और सुमन को चुन लिया गया। ज्वाइन करने के बाद शुरू में सुमन को थोड़ी तकलीफ जरूर हुई। सुबह सुबह घर का कामकाज, मेट्रो पकड़ने के लिए कसरत और ऑफिस के काम की समस्या तो विनय के कारण सुलझ गई। उसने एक लैपटॉप इशू करवा दिया सुमन के नाम पर। अब कोई प्रॉब्लम आती तो सुमन इंटरनेट की मदद से सुलझा लेती। कार्यालय में सुमन पूरी तरह लगन से अपने कार्य में जुटी रहती थी। विनय प्रसन्न था कि सुमन को रिकमेंड करके उसने कोई गलती नहीं की। सुमन का लावण्य ना चाहते हुए भी उसे चुपके से छू जाता था। उधर राकेश के अभद्र व्यवहार से चोट खाई सुमन सोचती कि काश राकेश उससे अच्छा व्यवहार करता, काश राकेश के कंधे पर सिर टिकाकर अपने को भूल जाती, काश राकेश उसे कभी प्यार से निहारता। विनय को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि
सुमन न केवल सुंदरता और तेज बुद्धि की स्वामिनी है, वरन उसके विचार भी बहुत सुलझे हुए हैं। विनय जैसे दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को उसका साथ भाने लगा था। दोनों की मानवीय संवेदनाओं व मूल्यों को लेकर अक्सर बातचीत होती रहती है। एक दिन विनय मुस्कुराते हुए बोला, पता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो क्या सोचा था? क्या? सुमन की आंखों में अजब सी जिज्ञासा थी। मैं तब खुद से कह रहा था कि अपने छोटे भाई संदीप के लिए लड़कियां ढूंढते समय मेरे जहन में जो तस्वीर थी वह हूबहू सुमन से मिलती थी। मैं गलत नहीं था। तुम में वह सब कुछ है जो एक सुघड़ गृहिणी में होनी चाहिए। सुमन ने कभी नहीं सोचा था कि विनय ऐसी बात कह सकता है। उसका मन चाह रहा था कि विनय उसके लिए कुछ और कहे, थोड़ी और प्रशंसा कर दे उसकी। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद सुमन ने अपने मन की बात जानने के लिए उससे ही प्रश्न कर दिया, आप लड़कियों को लेकर इतनी समझ रखते हैं तो अब तक किसी को चुना क्यों नहीं अपने लिए? शादी क्यों नहीं की अब तक? मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ, प्यार की कद्र करता हूँ। रस्म के नाम पर किसी पिंजरे में कैद नहीं होना चाहता, रिश्तों को ढूंढना नहीं चाहता मैं। कहकर विनय चुप हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहता है। पुरुष कब होता है किसी पिंजरे में कैद? यह पिंजरा तो औरतों के लिए ही है, जहाँ कैद होकर वह ताउम्र अपना वजूद तलाशती है। आकाश को देख सकती है पर उड़ नहीं सकती। सुमन ठंडी आह भरते हुए बोली, मैं किसी को कैद भी नहीं कर सकता। कहकर विनय ने चुप्पी ओढ़ ली। सुमन के मन में विचारों और सवालों की उथल पुथल चल रही थी। कुछ देर बाद बोली, प्यार, इश्क, प्रेम शब्द कुछ भी हो, लेकिन सबके सब अर्थहीन हैं। विवाह से पहले लगता है जैसे बहुत चमक है इनमें, आँखों को चकाचौंध करता है तिलिस्मी सा उजाला। शादी हुई कि प्रेम की परिभाषा अंधेरे में तलाशी जाने लगती है। रात का संबंध प्यार कहलाने लगता है। सुमन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विवाह की परिणति एक सुखद परिवार में हो, यही मान लिया गया है। विवाह का परिणाम दो लोगों में प्रेम का पनपना तो कभी सोचा ही नहीं कोई। एक पुरुष अपने हिस्से का प्यार बाहर भी तलाश लेता है, लेकिन घर पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए किसी भी वक्त बाज नहीं आता। परिवार और संतान से जुड़कर स्त्री को आजीवन यह दास्ता स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ता है। न जाने आदमी आधिपत्य क्यों चाहता है, अपनी मनमानी करता है। राकेश को भी मेरी किसी बात में ना सुनना पसंद नहीं। ऑफिस में साथ काम करने वालियों से खूब दोस्ती है, लेकिन मेरा किसी आदमी से हंसकर बात करना बर्दाश्त नहीं। जो के लिए भी आपके कहने से मानना पड़ा, या शायद इन दिनों बढ़ती महंगाई में अपनी सैलरी से मनचाहे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मेरा बाहर निकलना तो अभी भी जी जलाता है इनका। तुम्हारा हाथ का दर्द कैसा है? विनय के सहसा पूछे गए इस प्रश्न से सुमन अचकचा गई कि क्या विनय को मेरा राकेश की बुराई करना नागवार गुजरा, या फिर? सुमन सोच ही रही थी कि विनय ने अगला सवाल खड़ा कर दिया, क्या सचमुच तुम बाथरूम में फिसली थी परसों? फिसलने से कलाई ऐसे तो नहीं मुड़ती? सुमन ने छलछलाती आंखों को मूंद कर सिर झुका लिया, फिर अपने को संयत कर बोली, आप सही समझे, फिसली नहीं थी वॉशरूम में। झूठ बोला था मैंने आपसे और ऑफिस में बाकी सबसे भी। इसी का नाम है ना शादी। परसों तुम्हारे घर आया था, पहुंचकर बाहर ही खड़ा था कि राकेश का स्वर कानों में पड़ा। तुमसे कह रहा था कि किसका मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही हो। तुम जवाब दिए बिना मैसेज पढ़ती रही होंगी शायद। फिर तुम्हारी दर्द भरी चीख सुनाई दी थी कि मेरी कलाई मुड़ गई। उसने तुम्हारे हाथ से मोबाइल खींचा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। सच क्या है सुमन? सुमन के गालों पर बहते आंसू सब कुछ कह गए। शादी कर रिश्तों का ऐसा अंजाम ही तो, यही तो नहीं चाहता मैं। पर ऐसा तो कब से होता आया है। औरत के लिए अपना पति ही सब कुछ होता है, लेकिन पति के लिए? विनय लगातार बोल रहा था। बातों बातों में कब घर आ गया
दोनों को ही पता नहीं लगा। सुमन उतरने लगी तो विनय बोला, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, कोई तो है जो मेरे दर्द को समझ सकता है। अच्छा कल मिलेंगे कहकर वह चल तो दी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह तो कहीं कार में ही छुट गई है। घर तो बस एक पत्नी जा रही है, एक बंधा बंधाया रिश्ता निभाने। विनय अपने घर की ओर बढ़ा तो कार की खाली सीट पर एक अदृश्य सा व्यक्तित्व दिख रहा था उसे, अपने पास बुलाता, अपने आकर्षण में बांधता हुआ, ठीक सुमन की तरह। घर पहुंचा तो वहां पसरा खालीपन सुर्ख रंगत लिए था। आज कार्यालय में उन दोनों को घरेलू बातचीत के लिए अवसर कम ही मिलता था। सुबह आते समय भी ऑफिस के काम को लेकर बातचीत होती थी। घर लौटते ही वे अपने विचार एक दूसरे के सामने रख पाते थे। तुम्हारी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक सवाल पूछूं? उस दिन विनय से सुमन ने कहा तो उसने मुस्कुराकर हामी से सिर हिला दिया। कोई नन्ही जान नहीं आई तुम दोनों के जीवन में? शादी के शुरू में राकेश ने कहा था कि अभी वह बच्चों का खर्च उठा नहीं सकता। मैं उसकी प्रत्येक निर्णय से सहमत थी। तुम्हारा समर्पण दिखता था मुझे 2 साल पहले भी। विनय की बात सुनकर सुमन के मन का बांध टूट गया। शब्द बहने लगे नदी की तरह। मैंने तो हमेशा चाहा था कि राकेश मुझ पर नाज करे। सोचा था कि अपना मन, अपनी इच्छाएं ताक पर रख उनकी मनमानी पर निसार हो जाऊंगी, उनके दिल की मलिका बनकर रहूंगी। छन्न से दिल के टूटने की आवाज़ तब स्पष्ट सुनाई दी जब एक दिन अपने किसी दोस्त और उसकी पत्नी के सामने इनको मेरे लिए कहते पाया कि इसका अपना दिमाग तो है ही नहीं, जैसा मैं कहूँ कर लेती है। मेरा प्रेम, मेरा त्याग राकेश को मेरी कमजोरी लगती थी। सुनकर मैं सन्न रह गई थी। सुनते ही किचन में उन सब के लिए चाय बनाते हुए प्याला हाथ से छूट गया था। फर्श से टुकड़े उठाए तो लगा मेरे सुनहरे सपनों का चुभती किरचों में बिखराव हो चुका है। इनको मैं एकत्र तो कर सकती हूँ पर जोड़ नहीं सकती। उस दिन के बाद एक अलगाव सा हो गया मुझे राकेश से। इस चुभन से बचने के लिए माँ बनने की ख्वाहिश फिर से जब राकेश के सामने रखी तो जवाब मिला कि जीवन का आनंद लेकर फिर जिम्मेदारी संभालने की सोचेंगे। जीवन का आनंद मतलब क्या राकेश? प्रेम और विवाह का कोई संबंध नहीं? ऐसे कितने ही प्रश्न मन में उठ गए और जवाब ना मिलने से बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि पति पत्नी भी प्रेमी प्रेमिका की तरह एक दूसरे को अपना सब कुछ मान लें, प्रेमांध होकर निगाहें एक दूजे पर टंगी रहे, तो विवाह का दूसरा नाम प्रेम होगा। पर इसके लिए पति की आस्था और समर्पण भी तो जरूरी है ना सुमन? तो मैं क्या करूं? किसी को कैसे बदलूं? सुमन ने सांस भरते हुए पूछा। बदलना तुम्हें है। अपनी खुशियां वहां ढूंढो जहां मिले। अपने प्यार को यूं व्यर्थ बहने दे रही हो। किसी बंजर में हरियाली क्यों नहीं करती? कुछ और नहीं तो ऑफिस वालों से हंसी मजाक कर मन बहलाया करो ना अपना। पता है तुम्हारी चर्चा यहाँ के स्टाफ में चलती रहती है। लोग कहते हैं कि तुम दुखी लगती हो। अच्छा छोड़िए यह सब बातें। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? विनय फिर कुछ सोचता सा गंभीर हो गया। कई दिनों से अपने बारे में कुछ बताना चाहता था तुम्हें, कहकर वह कुछ देर चुप हो गया, जिसे अपनी बात कहने के लिए शब्द ढूंढ रहा हो। फिर बोला, हुआ था प्यार जापान में एक लड़की से। कुछ महीनों तक हम साथ थे, लेकिन उसकी सच्चाई मुझे बहुत देर में पता चली। वो मुझे धोखा दे रही थी। वह संबंध तोड़ दिया मैंने। कुछ महीने लगे संभलने में मुझे। इसके बाद मैं नहीं बढ़ सका ऐसे रिश्तों में आगे। तो इसीलिए ही आप शादी नहीं करना चाहते शायद। दोनों के बीच प्रेम पनपेगा या नहीं, इस पर संदेह है आपको। जितना मैंने समझा है, आप रिश्तों को महत्व समझाते हैं, भावनाओं की कद्र है आपको, प्यार देना और पाना चाहते हैं आप। तो करनी चाहिए शादी आपको। विनय ने अचानक कार की ब्रेक लगा दिए। हल्का सा झटका लगा दोनों को। विनय बोला, पता है तुमने अभी मुझे जो कहा है ना, उसे सुनकर ऐसा ही झटका लगा मुझे। क्या सचमुच मैं प्यार देना और पाना चाहता हूँ? सुमन, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? कुछ देर तक खामोशी से बैठे
सुकून भरे लम्हों को जीते रहे दोनों। अब दोनों एक दूसरे के हमदर्द बन गए। लेकिन यह रिश्ता अभी भी एक कच्चे धागे की तरह है, क्योंकि सुमन अभी भी ब्याहता है राकेश की। लेकिन उसी दिन राकेश की इस रवैये ने उस रिश्ते को एक मजबूत बंधन में बंधने की राह दिखा दी। सुमन का घर आया तो दोनों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बाय कहकर विदा ले ली। घर पहुंचकर सुमन रोज की तरह चाय बनाकर बेडरूम में ले गई। राकेश रोज की तरह आज टीवी देखने में व्यस्त नहीं था। चाय की चुस्की के साथ बात शुरू करते हुए बोला, चलो, तुम्हें आने जाने की थकान से छुट्टी मिली। विनय की कार का पूरा आनंद उठा रही हो। मुझे तो लोकल या बाहर की टूर से ही फुर्सत नहीं मिलती। मजबूरी है, क्या किया जाए। लेकिन उस दिन जब शाम को आपके साथ ऑफिस के दोस्त आए थे तो वह कह रहे थे ना कि जब स्टाफ के सभी लोग बाहर जाने को मना करते हैं तो आप उनकी जगह जाने को तैयार हो जाते हैं। मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ, दुनिया ही सच्ची है ना। आंखें तरेरते हुए राकेश बोला। सुमन ने चुप रहने में ही भलाई समझी। जल्दी जल्दी चाय पीकर वह खाना बनाने चली गई। किचन में रखे मोबाइल का स्वर कानों में पड़ा तो सुमन देखकर सख्ती में आ गई कि उसके बैंक खाते से 1 लाख निकल गए। दौड़ते हुए कमरे में जाकर राकेश से घबराई सी बोली, मेरे अकाउंट में किसी ने क्या? मैंने ही ट्रांसफ़र किए हैं पैसे अपनी नई सेक्रेटरी सरिता के नाम। नेक्स्ट वीक टूर पर मलेशिया मेरे साथ जाएगी। कह रही थी कि टिकट के लिए एडवांस नहीं मिला ऑफिस से, वापस दे देगी तुम्हारे पैसे जब मिल जाएंगे उसे। वहाँ खर्चा करने को भी नहीं है उसके पास। तनख्वाह माँ के इलाज में चली जाती है उसकी। लेकिन आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना पैसे निकालने से पहले। छोटी सी तो रकम जमा थी, सारा अकाउंट खाली हो गया। अभी मुझे दिन ही कितने हुए हैं नौकरी करते हुए। कहते हुए सुमन की आंखें भर आई। यह तुम्हारा मेरा क्या कर रही हो? इतने दिनों से मेरा कमाया खा रही हो। मेरे पैसों से कपड़े मौज मस्ती चल रही है। मैंने आज पहली बार इस्तेमाल किए तुम्हारे पैसे, तुम आंखें दिखा रही हो। लेकिन वह रकम तो आप सरिता को। चुप रहो बस। सुमन की बात बीच में काटते हुए राकेश उठकर उसके पास आ गया और एक जोर का धक्का देते हुए बोला, जाकर रसोई में अपना काम पूरा करो। मुझे भूख लगी है, इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं। बहस कर रही हो बेशर्मों की तरह। सुमन का मन किया कि अभी यहाँ से भाग जाए, सड़क पर दौड़े, चीखे चिल्लाए, सबसे कहे कि मैं हार गई हूँ इस रिश्ते के खेल में। नहीं ढोया जाता यह पति पत्नी का संबंध मुझसे। कम से कम तब मेरी पीड़ा सबके सामने तो होगी। इस स्थिति की तरह तो नहीं जीना मुझे कि रोज रोज अपमान की आग में मोम सी पिघल रही हूँ और दुनिया सोच रही है कि कोई जश्न चल रहा है। दोहरे जीवन से तंग आ चुकी हूँ अब। सुमन रात भर करवटें बदलती रही। लगा जैसे वह लाचार घुट कर रह गई हो। अगले दिन ऑफिस में सुमन उदास बैठी रही। बार बार रोना आ रहा था। शाम को वापसी के समय कार में बैठते ही विनय बोला, कह दो जो मन में है। आज सारा दिन तुम्हें देखकर परेशान हो रहा था मैं। सुमन ने पिछली रात की सारी बातें बता दी। तुम इजाज़त दो तो मैं आज ही उसकी खबर लूँ घर पहुँचकर। विनय क्रोध से उबल रहा था। नहीं, कहीं ऐसा ना हो फिर आपसे बात करने पर भी अंकुश लग जाए। ऐसे कैसे कर सकता है वह? उसकी ही चलेगी क्या? तुम सोच समझ कर बता देना कि मैं कब और कैसे समझाऊं उसे। यूँ अपने को मार कर कब तक जीती रहोगी? घुट घुट कर मर जाओगी एक दिन। सुमन फूट फूट कर रो पड़ी। रूंधे गले से बोली, मुझे न जाने कितनी खुशियाँ मिल जाने की आशा थी इस रिश्ते से। कितनी शौक पूरा करना चाहती थी शादी के बाद। खास महसूस करना और करवाना चाहती थी राकेश को। लेकिन मिला क्या? निराशा, अपमान और कभी दूर ना होने वाला दुख। कुछ देर बाद रात वाली घटना से परेशान विनय बोल उठा, समाज के लिए प्रेम कितना महत्वहीन है। इस समाज में से राकेश भी एक है। क्या कोई इतना नीचे गिर सकता है? देखो, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। आज कहीं रुककर कॉफ़ी पियेंगे। यह मत कहना कि टाइम से घर ना पहुंची तो राकेश झगड़ने लगेगा। पहुंचने पर कुछ कहे तो मुझे फ़ोन कर देना। डरना नहीं, अब मैं हूं ना। सुमन का चेहरा एक बच्चे सा खिल उठा। कॉफ़ी पीते हुए
एक सुखद शांति दोनों के बीच तैरती रही। एक सुहाना एहसास दोनों को सहलाता रहा कि रिश्तों से परे वे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। सुमन का खिलखिलाता चेहरा अचानक फीका पड़ गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ राकेश के साथ। मैं जितना दबती जा रही हूँ उतना ही राकेश मुझे दबाता जा रहा है। मैं अकेले ही इस रिश्ते का बोझ ढो रही हूँ, लेकिन मैं अब थक चुकी हूँ। अब मुझसे सहा नहीं जाता। कुछ देर शांत रहकर सुमन फिर से कहने लगी, मैंने कतई नहीं सोचा था कि राकेश ऐसा निकलेगा। मैं अब मर मर कर नहीं जीऊँगी। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अब राकेश का अत्याचार नहीं सहूँगी। मैं अब इस रिश्ते को ही ख़त्म कर दूँगी। राकेश को बहुत समझाया मैंने। अपने मद में मस्त अब तो वह कुछ भी सुनना ही नहीं चाहता। हाँ, मैं कानूनन अलग होना चाहती हूँ उससे। तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराना नहीं, विनय ने कहा तो सुमन का चेहरा खिल उठा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।